हेलो एवरीवन। आज 9 दिसंबर है और आज की करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रल जैसे कंट्रीज में बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, तो अगर उन्हें रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होंगे, उनकी क्वालिटीज कम होती जाएगी। तो अभी जो रिसेंट में बहुत सारी जगहों से न्यूज़ आया था कि जो इंडिया ने मेडिसिन या कफ सिरप्स एक्सपोर्ट की थी किसको, अफ्रीकन कंट्रीज को, वहाँ पे बच्चों ने पी उसे और उनकी डेथ हो गई। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किसे बनाया गया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्या लग रहा है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, मतलब ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करेगी। कौन सा ड्रग्स कितनी एफिकेसी का होगा, ठीक है, कि कितनी चीज़ें मिलेंगी, क्या स्टैंडर्ड होंगी उसमें, मेडिसिन के कैसे मिलाई जाएंगी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, CDSCO। ये किसके अंदर आता है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आएंगी, सेफ्टी, इक्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स को मेंटेन करेगा ये। अगर किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च करके कोई नया ड्रग बनाया है तो ये देखेगा कि उस ड्रग को मार्केट में रिलीज किया जा सकता है या नहीं, वो सेफ है या नहीं। तो नए ड्रग्स को अप्रूव भी करेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हो रहे हैं किसी ड्रग के ऊपर तो किस तरीके से ट्रायल्स करेंगे, कैसा प्रोसेस होगा उस पे, एक्सपेरिमेंट में किन सैंपल्स को यूज कर सकते हैं, चूहों के ऊपर करना है, बंदर के ऊपर करना है। तो ये सारी चीजों को भी रेगुलेट करता है ये। स्टैंडर्ड भी सेट करता है ड्रग की क्वालिटी के। एक ड्रग में होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो ये यही मेन चीज जो होती है वो डिफाइन करती है कि ड्रग की क्वालिटी कैसी होगी। तो इसी चीज को ये CDSCO रेगुलेट करता है कि ड्रग की क्वालिटी कैसी होगी। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब इसमें कुछ नए डायरेक्टिव्स ऐड किए गए थे, नए डायरेक्टिव इसने इशू किए हैं, किसमें, किसको लेकर के, फार्माको विजिलेंस को लेकर के नए डायरेक्टिव कुछ इशू किए हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी रिटेल और होलसेल फार्मेसीज हैं उनको अपनी मेडिसिन पे एक QR कोड दिखाना है और एक टोल फ्री नंबर लिखना है। अब टोल फ्री नंबर क्यों लिखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन थी जो इंडिया में बनी, उसे निकाल दिया गया, मतलब मार्केट में रिलीज कर दिया गया, फिर उस मेडिसिन को किसी ने खाया, ये मेडिसिन है इसको किसी ने खाया और उसे उसकी हो गई तबीयत खराब। फिर वो ये इस QR कोड को स्कैन करेगा, ठीक है, एक वेबसाइट खुलेगी, उस पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेगा। इस तरीके से जो CDSCO है उसको भी पता चलेगा कि जो नई मेडिसिन रोल आउट हुई थी मार्केट में उसकी एफिकेसी कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक अब मान लीजिए किसी ने खाया तो उसे दिक्कत हो रही तो उससे बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता था ये करने के लिए। पर अब हर मेडिसिन पे QR कोड आएगा और एक टोल फ्री नंबर आएगा जिससे वो रिपोर्ट कर पाएगा उसके एडवर्स इफेक्ट को। ठीक, इससे स्टैंडर्ड्स को पता चलेगा, फिर उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के भी चांसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। तो जो अगला टॉपिक है उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी PDF चाहिए, अगर आपको डेली 2 पेजर PDF टेलीग्राम चैनल में पड़ती है, इसका QR कोड ये है और मंथली PDF भी यहीं पे पड़ जाती है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है अर्थ समिट 2025। अब अर्थ समिट क्या है, अर्थ समिट किया गया था कि रूरल इकोनॉमी जो है इंडिया की उसको एनहेंस करने के लिए। ठीक, अब ये क्या करेगा, एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करेगा। ठीक, जो क्या करेगा, जो कि फाइनलाइज होगा, ये जो नेशनल फार्मेस पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो फाइनलाइज होगा थर्ड समिट में। अभी ये दूसरी समिट थी, सॉरी पहली समिट थी। फिर जो थर्ड समिट होगी इसकी वो 26 में होगी, जिसमें ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी और एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा, जिससे हमारा फोकस होगा रूरल इकोनॉमी को एनहेंस करने में और उसकी लिंकेज बढ़ाने में, रूरल एरियाज की मार्केट एरियाज से लिंकेज बढ़ाने में, क्योंकि लिंकेज का बहुत मेन रोल होता है इकोनॉमी में। तो रूरल इकोनॉमी रूरल इसलिए होती है क्योंकि वो मार्केट से, मेन मार्केट से बहुत दूर होती है। अगर मार्केट कहीं पे डेवलप हो जाए तो वो चीज़ अपने आप अर्बन एरिया में डेवलप हो जाती है। तो इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एक्चुअली नाबार्ड और IMAI, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों लोग मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो इस बार की समिट हुई थी वो गुजरात में हुई थी, गांधीनगर गुजरात में हुई थी। और इंडिया के मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसे इनॉग्रेट किया था। 13 न्यू डिजिटल डिवाइस सर्विसेज इसने लॉन्च की हैं इस समिट में, जिसका सहकार सारथी के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। जैसे DG KCC, KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, ई पैक,
ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों को सरकार क्या कर रही है, ऑनलाइन डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है। डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है, मतलब लोगों से की रीच बढ़ जाती है। ठीक। तो अगर कोई चीज़ ऑनलाइन है तो वो ज़्यादा लोगों तक इजीली पहुंच पाएगी। तो इसलिए इसे डिजिटाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। फिर जो अगली टॉपिक है वो है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया में होती है। इस बार कहाँ हुई है, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई थी और स्टार्ट हुई थी 2012 में। ये तीन चीजें ही हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जब यूपीएससी ने इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, एक्चुअली उसमें ऑप्शन दिया था कि एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की, जबकि वो इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ऑप्शन में क्या दिया गया था कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है और इस साल वो कहाँ पे हुई है, तो दो ही चीज वहां पे पूछी गई थी। तो ये मैंने दोनों यहाँ पे कवर कर दिए। तो किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मेनली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक यूपीएससी ने कभी डेट नहीं पूछी एक्सरसाइज की, एक ही बार एक्सरसाइज ही पूछी। अगर डेट पूछेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं एक साल में और सबकी डेट याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो अब अगला टॉपिक आता है वो है स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स क्या है, तो क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में तो हर किसी ने सुन रखा ही होगा। तो क्रिप्टो कॉइन है, अगर तो किसी ने लिया है अगर, या कोई किसी को पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो उसको पता होगा कि क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वॉलेटिलिटी होती है। मतलब आज बिटकॉइन मान लीजिए 50 लाख का है, कल 40 लाख का हो जाएगा। कोई प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं है उसकी, मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो इतना रहेगा ही रहेगा। आज 50 का है तो कल 40 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी टोकन होता है जिसका वैल्यू स्टेबल एसेट से पेग्ड होता है। वैल्यू स्टेबल एसेट से पेग्ड होने का मतलब कि जैसे उसको डॉलर से, यूरो से, गोल्ड से या बास्केट ऑफ एसेट से, बहुत सारे एसेट्स को एक साथ कोलैबोरेट करके उनसे पैक कर, उनसे लिंक कर दिया जाता है। यानी अगर एक स्टेबल कॉइन का पेग $1 है तो उसका वैल्यू हमेशा एक के आसपास ही रहेगा। ये इसकी सबसे खास बात होती है। तो अब इसका पर्पस क्या था, पर्पस पहला तो मैंने बता दिया कि क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना। क्रिप्टो कॉइन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था, इसलिए स्टेबल कॉइन चाहिए था कि उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सके। ट्रेडिंग में भी स्टेबिलिटी आती है इससे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फास्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो कॉइन से पेमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आज आपने क्रिप्टो कॉइन से पेमेंट किया, ठीक है, लेकिन पेमेंट करते हुए ही 1 2 सेकंड 3 सेकंड लगा और उसकी कीमत घट गई, तो फिर जिसको मिला उसके लिए तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी अच्छे से हो सके, इसलिए स्टेबल कॉइन्स आए, क्योंकि इनकी वैल्यू स्टेबल रहती है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सेफ एसेट भी है, ये प्रोवाइड, सेफ एसेट प्रोवाइड कर सकते हैं ये। फिर अब ये कितने टाइप के होते हैं। पहला क्या है, फिएट बैक्ड। अब ये फिएट से बैक्ड होगा, मतलब एक कॉइन, एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू एक यूएसडी रिजर्व बैंक के अकाउंट में होगी। और इस टाइप से, जैसे इसका कुछ एग्जांपल दूं तो एक टीथर करके कॉइन है, TETHER। तो ये एक क्या है, फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन है। ये मोस्ट स्टेबल होता है लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिप्टो बैक्ड, मतलब कोलेट्रल क्रिप्टो करेंसी होता है। ये क्रिप्टो बैक्ड है। अब इसमें क्या एग्जांपल आएगा, इसमें एग्जांपल आएगा DAI। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसका क्या है, क्रिप्टो बैक्ड है, जो इसको क्रिप्टो करेंसी में पैक किया गया है। फिर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, कोई रिजर्व नहीं है इसमें, सिर्फ एल्गोरिदम सप्लाई एडजस्ट करते हैं इसमें। ठीक है। तो ये चीजें थी क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स को लेकर के। फिर अब आरबीआई और गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। IMF G20 ने स्टेबल कॉइन्स के ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत को हाईलाइट किया, मतलब इन लोगों ने बोला है कि इन्हें भी रेगुलेट करने की जरूरत है। फिर अब कुछ चीजें जैसे FTX एक कॉइन है, वो कोलैप्स हो गया था, टेरा लूना क्रैश हो गया था। तो इन सब सारी चीजों से इस टॉपिक पे अटेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हो सकता है यूपीएससी भी इसे पूछ ले। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज हैं जो नोटिस करना जरूरी है, कि फास्ट पेमेंट हो सकती है, लो कॉस्ट है, स्टेबल वैल्यूज है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। हर चीज है, एडवांटेज है तो फिर रिस्क भी होगा। रेगुलेटरी रिस्क है, ट्रांसपेरेंसी डाउट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर मिस मैनेजमेंट का भी इशू हो सकता है। तो यही सारी चीजें थी स्टेबल कॉइन से रिलेटेड। तो इसके नोट्स मैंने ये सारे कर दिए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी डिक्टेशन तो मैंने पूरा कर दिया है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है श्योक टनल। अब ये है कहाँ पे, ये लेह लद्दाख में है।
जो दुर्बक श्योक दौलत बेग ओल्डी में सिचुएटेड है। ये कनेक्ट किसको करती है? लेह को, दुर्बक को, श्योक को और दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करती है। इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री आउटपोस्ट नियर एलएसी विथ चाइना, ये वहीं पे सिचुएटेड है। 920 मीटर की टनल है ये, बीआरओ ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पे, और उस एक्सट्रीम टेम्परेचर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था, इसलिए ये टनल बनाई गई है। ये पूरे साल ऑपरेशनल रहेगी, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री ट्रूप्स की मोबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करेगी, और माउंटेन पासेस जो होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में, उन पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा इसकी वजह से। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अगर सोचिए तो जो कोल पावर प्लांट है, स्टील फैक्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, ये सब CO2 एमिट करते हैं, वो सारा चीज़ एटमॉस्फेयर में जा रहा है। पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इस CO2 को पकड़ ले हवा में से और कहीं पे ले जा करके स्टोर कर दे। हाँ, तो उसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या होगा? CCUS। तो ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर कहीं पे स्टोर कर देते हैं। CO2 एमिशन को एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही इसमें रोक लिया जाता है। इसका टारगेट है हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज, जहां एमिशन रोकना पॉसिबल है ही नहीं, वहां पे इसका यूज करना। जैसे स्टील हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यहाँ पे एमिशन रोकना उतना फिजिबल है नहीं, मतलब नहीं रोक सकते एमिशन। तो इनके एमिशन को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे और कहीं पे स्टोर कर देंगे ले जाके, इससे वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे नहीं, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा नहीं। पहला स्टेप क्या है? कैप्चर। अब कैप्चर में क्या करते हैं, फैक्ट्री के एग्जॉस्ट गैस में जो CO2 है उसको केमिकल सॉल्वेंट, मेम्ब्रेन या सॉर्बेंट से पकड़ लिया जाता है। जो एग्जॉस्ट से CO2 गैस निकल रही है उसको केमिकल सॉल्वेंट से पकड़ेंगे या तो मेम्ब्रेन सॉर्बेंट से पकड़ेंगे। अब उनको पकड़ लिया गया है तो फिर कैप्चर्ड CO2 पाइपलाइन से शिप्स या टैंकर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ये फिर अगली चीज क्या आती है? यूटिलाइजेशन। अब ये जो CO2 है ये इंडस्ट्री में दोबारा भी यूज हो सकती है कई बार, जैसे ऑयल रिकवरी में, ठीक है, सिंथेटिक फ्यूल्स में, प्लास्टिक्स में, केमिकल्स बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल जैसे कार्बोनेटेड कंक्रीट बनाने में, इन सब चीज़ों में भी ये यूज की जा सकती है। और अगर यूज नहीं की गई, उसके बाद भी कुछ बच गई, तो उसको क्या करेंगे, CO2 को परमानेंट स्टोर कर देंगे। क्या, कैसे स्टोर करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे डीप सैलाइन एक्विफर्स में, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स में, बेसाल्ट फॉर्मेशंस में या डीप सी सेडिमेंट्स में। मतलब ऐसे एक्विफर्स या ऐसे गैस फील्ड जहाँ से सारी चीजें निकाली जा चुकी हैं, वहां पे खाली है वो, तो उसमें CO2 भर देंगे ले जा करके। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर 2070 तक नेट जीरो का टारगेट करना है तो ये तो करना पड़ेगा। फिर हार्ड टू एबेट सेक्टर्स में एमिशन कंट्रोल करना है तो भी ये करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को क्लीनर बनाना है अगर, तो भी ये जरूरी आ जाता है। फिर CO2 को रिसोर्स बना देता है। जैसे मैंने बताया ना कि इसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं हम कई सारी इंडस्ट्रीज में। अगर कंक्रीट बनाना है तो कार्बोनेटेड कंक्रीट में इस्तेमाल इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये CO2 को एक रिसोर्स भी बना देगा ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। फिर इसके कुछ रिस्क हैं। रिस्क क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। कैप्चर टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा महंगी, कैप्चर करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लीकेज का रिस्क रहता है कि जब उसको स्टोर करके कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे लीक हो गया तो फिर सारी मेहनत बर्बाद हो गई, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर। पब्लिक सेफ्टी और एक्सेप्टेंस का भी इशू है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी प्रॉब्लमेटिक है कि जो एक्विफर्स में स्टोर किया गया है वो कब तक के लिए सेफ है। ग्रीन वॉशिंग का रिस्क है, मतलब कंपनियां बोल देती हैं कि हम CCU करवा रहे हैं, CCUS करवा रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के करंट अफेयर में, और इसकी PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आज का था इतना ही। थैंक यू।